हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि वाक्य क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वाक्य के बारे में जानने से पहले भी किन किन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। ठीक है, वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, इन वर्ण यानी अक्षर, और इन्हीं वर्णों के मेल से जो है वो वर्णमाला बनती है और उसी वर्णमाला से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है? शब्द हैं। ठीक है, अगर हम इन सबको क्रम में, ठीक है, एक शब्द भी दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द जिनका अर्थ न निकलता हो। उदाहरण के रूप में अगर हम लेना चाहें तो हम शब्द कमल को ले सकते हैं। कमल सबको पता है कि इसका अर्थ होता है, ठीक है, फूल है। ठीक है, तो अगर इन्हीं ध्वनियों में जो वर्ण इसमें प्रयोग हुए, जैसे क, म, ल, ठीक है, इन्हीं ध्वनियों से हम दूसरा शब्द बनाए, जैसे ल, क, मैं, लकम, ठीक है, तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्णों से बनने वाले सभी शब्द जो हैं वो अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। ठीक है, आ गया इतना समझ में? इसीलिए हम परिभाषा जब देते हैं तब क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक, सार्थक यानी जिनका अर्थ निकले, और व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्था करना, व्यवस्थित यानी सीक्वेंस बनाना जिसे हम बोलते हैं, व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों से वाक्य बनते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए, तभी वो वाक्य बनते हैं और अपना अर्थ देते हैं। और यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। मतलब जैसे हम कहें राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं। लेकिन अगर हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तब ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। इसको मैंने आगे आपको उदाहरण के द्वारा समझाया है। देखिए एक बार, राम पढ़ रहा है, भारत महान देश है, हवा तेज चल रही है, रमन शहर गया है। तो इसमें जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, राम, भारत, तेज, शहर, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, लेकिन यहां पर ये वाक्य में प्रयोग हो गए हैं, और वाक्य में प्रयोग होने के कारण अब ये शब्द न होकर क्या है? पद हैं। ठीक है, शब्द स्वतंत्र होता है और पद जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है। मतलब जब तक शब्द स्वतंत्र है वो शब्द है, और जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद कहलाता है। शब्द और पद में अंतर भी यही है, ठीक है, कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वो वाक्य में प्रयोग होते हैं। एक वाक्य में अनेक पद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध। जैसे राम पढ़ रहा है, इसमें राम पढ़ना, रहना है, भारत महान देश है, ये क्या है? अलग अलग पद हैं और सारे पदों में बंधे हुए हैं, तो ये क्या है? पद बंध है। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? पदों के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक जिनका अर्थ निकले और जो व्यवस्थित हो, जो सही तरह से उनकी व्यवस्था की गई हो। ठीक है, मतलब कि उनमें कर्ता, कर्म, क्रिया, ये व्यवस्थित क्रम है हिंदी का, कि इस तरह से वाक्य प्रयोग होता है तो वो व्यवस्थित होता है और सही अर्थ भी देता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र इकाई है। जैसे अभी हमने यही पढ़ा, रमन शहर गया है, ये वाक्य है, अपने आप में स्वतंत्र है और पूरा है। वाक्य रचना का उद्देश्य किसी भाव, विचार अथवा संदेश को व्यक्त करना होता है। कि कोई भी वाक्य है, उसकी रचना, उसका निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? कि वो अपने भावों को, विचारों को, अथवा जो संदेश देना चाहते हैं उसको व्यक्त करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है।
इस तरह वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। ये चीज समझने की है, कर्ता यानी काम को करने वाला, वो किसके अंतर्गत आएगा? उद्देश्य। और क्रिया को क्या कहा जाता है? विधेय। मतलब कि कर्ता जो है काम को करने वाला, और उसके द्वारा क्या काम किया गया वो हमें किससे पता चलेगा? क्रिया द्वारा। तो इसके आधार पर हम इसके दो अंग मानते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, यानी कि कर्ता जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं? कर्ता और कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता की अगर कोई विशेषता है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? उद्देश्य के। और बाकी जो हमारा बचेगा वो आएगा विधेय में। इसमें एक उदाहरण दिया है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों के बारे में पता चलेगा। पहले मैं आपको उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। फूलचंद का भाई आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है। फूलचंद का भाई आनंद, यहां तक लेंगे हम पहले। ये है हमारा उद्देश्य। तो इसको देखिए एक बार ध्यान से। इस वाक्य में आनंद के विषय में बात हो रही है। आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है, मतलब काम को करने वाला कौन है? आनंद। ठीक है, अतः आनंद क्या है? मूल उद्देश्य, यानी कि हमारा कर्ता। फूलचंद का भाई आनंद का ही परिचय दे रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, अतः यह उद्देश्य का विस्तार है। और यह किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण पद बन। ठीक है, उद्देश्य समझ में आया आप लोगों को? तो उद्देश्य के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि कर्ता और यदि उसकी कोई विशेषता है तो वो हमारी उद्देश्य में आएगी, और बाकी जो बचेगा वो हमारा किस में आएगा? विधेय में। उसको परिभाषा से जानेंगे विधेय को। अब देखिए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में, मतलब उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? विधेय, यानी कि क्रिया। इसके अंतर्गत मुख्य पद क्रिया और उसके विस्तारक पद, मतलब मुख्य तो है क्रिया और उसके बाद कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, क्रिया विशेषण, पूरक, पूरक का विस्तार, ये सारी चीजें जो है वो हमारी किस में आती हैं? विधेय में आती हैं। अब वही पहले वाला उदाहरण लेंगे हम, जो था फूलचंद का भाई आनंद मंच पर फिल्मी गाने गाता है। मंच पर फिल्मी गाने गाता है, ये है। तो इसमें मूल विधेय क्या है? क्रिया क्या है? गाता है। क्या गाता है? गाने। कैसे? फिल्मी। किस पर? मंच पर। ठीक है, तो मूल विधेय क्या है? हमारा गाता है, और मंच पर फिल्मी गाने विधेय का विस्तार। ठीक है, क्या गाता है? गाने, कर्म हो गया। कैसे? फिल्मी विशेषता होगी, किस पर? मंच पर, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आया समझ में? इसका एक उदाहरण और दिया है इसमें। राम सुबह जल्दी उठता है। राम क्या है? उद्देश्य है। सुबह जल्दी उठता है क्या है? विधेय है। सुबह जल्दी उठता है मूल विधेय है, और सुबह जल्दी विधेय का विस्तार, यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? मुख्य रूप से मैंने अभी आपको क्या बताया कि उद्देश्य और विधेय क्या है। ठीक है, उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया, और कोई भी वाक्य पूर्ण करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कर्ता और क्रिया ही होती है, जिसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य यानी काम को करने वाला, विधेय यानी जो काम उसके द्वारा किया जाता है, या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? विधेय के। आ गया इतना समझ में? इसके बाद अब आगे जो हम जानेंगे वो है वाक्य के भेद। ठीक है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य भेद में दो तरह के आते हैं वैसे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो आज हम इसमें पहले जो है वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। किसी वाक्य रचना का एकमात्र उद्देश्य इसमें निहित भाव अथवा अर्थ की अभिव्यक्ति करना होता है। कोई भी वाक्य है उसका निर्माण करने का एकमात्र के उद्देश्य क्या होता है कि उस वाक्य में जो भाव है या उसका जो अर्थ निकलता है वो सबके सामने अभिव्यक्त करना, स्पष्ट करना। वाक्यों के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले भाव अथवा अर्थ 8 प्रकार के होते हैं। तो वाक्यों के द्वारा जो भाव या अर्थ प्रकट किया जाता है वो कितने प्रकार का होता है?
8 प्रकार का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, और इनके नाम से ही जो है वो इनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। विधानवाचक वाक्य, ठीक है, इनको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें साधारण बात कही जाती है वो आते हैं विधानवाची वाक्य में। दूसरा निषेधवाची, नाम से ही पता चल रहा है, निषेध यानी मना करना, किसी काम को करने के लिए ना कहना। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछना, आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा देना, इच्छावाचक वाक्य में इच्छा प्रकट करना, विस्मय में आश्चर्य, हैरानी, प्रेम, घृणा आदि भावों का होना। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह हो, शायद ये काम हो ना भी हो। और आखिर में हमारा आता है संकेतवाची वाक्य, इसमें संकेत दिया जाता है कि एक काम जो है वो दूसरे पर निर्भर होगा, इसीलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके उदाहरण द्वारा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है विधानवाची वाक्य। ये वाक्य सामान्य कथन होते हैं, मतलब सामान्य बात जो है वो इसमें कही जाती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसकी दशा आदि के बारे में जो बात कही जाती है, वैसे वाक्य इसमें आते हैं। मतलब साधारण वाक्य, जिन्हें एक तरह से हम सरल वाक्य भी कहते हैं, वो इसमें आते हैं। शीला एक अध्यापिका है। हम सब फिल्म देखने जाएंगे। तेज हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है। इसमें एक चीज ध्यान देने की आपको कि इसमें सरल वाक्य भी मिलेगा आपको, यानी कि जिसमें एक ही समापिका क्रिया होती है, वो क्या होता है? हमारा सरल वाक्य। ठीक है, एक से अधिक वाक्य जो है वो भी आपको इसमें मिलेंगे। जिसमें साधारण कथन कहा जाता है वो हमारा विधानवाची वाक्य में आता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के कथन में किसी कार्य अथवा बात के करने या होने का निषेध किया जाता है, मतलब मना किया जाता है किसी काम को करने के लिए, वो हमारे किस में आते हैं? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। जैसे वह कार चलाना नहीं जानता, मतलब मना किया गया है कि उसे कार चलाना नहीं आता। वह कहाँ का नेता है, अर्थात नेता नहीं है। मतलब जैसे हम कई बार प्रश्न के रूप में भी ये चीज पूछ लेते हैं, वह कहाँ का नेता है, मतलब मैं नहीं मानता कि वो नेता है। तो इस तरह के वाक्य भी जो है वो हमारे किस में आते हैं? निषेधवाची वाक्य में। दवा ली नहीं, फिर ठीक कैसे होगे? तो ये क्या है? दवा ली नहीं, मतलब दवाई तो ली नहीं है, फिर ठीक कैसे होगे? तो इस चीज के बारे में बताना, वो भी किस में आता है? हमारा निषेधवाची वाक्य में। मतलब जो जिन वाक्यों में कथन में जो करता है यानी बोलने वाला है, उसमें निषेध का भाव रहता है, मना करने का भाव रहता है, वो हमारे निषेधवाची वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है प्रश्नवाची वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, मतलब प्रश्न पूछने का भाव जिसमें रहता है, वो हमारा किस में आता है? प्रश्नवाची वाक्य में। लिखित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। मतलब कि प्रश्न जो है वक्ता के द्वारा पूछा जाता है, वो हमारा किस में आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या आप खाना खा चुके हैं? मतलब प्रश्न के रूप में के बात करना। वह कौन था और आप उससे क्या बात कर रहे थे? मतलब प्रश्न का भाव जो है वो इसमें आएगा। एक चीज जो ध्यान देने की है वो इन सब में आएगी कि कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें एक ही क्रिया होगी जो वाक्य को समाप्त करेगी, और कई ऐसे होंगे जिनमें जो है क्रिया एक से ज्यादा होंगी। तो इन चीजों का जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वो है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करता है। मतलब कि वक्ता के द्वारा आज्ञा दी जाती है या कोई निर्देश दिया जाता है, प्रार्थना भी की जाती है और उसे चेतावनी भी दी जाती है। आदि जो भाव होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? आज्ञावाचक वाक्यों में। जैसे तुम यहाँ से जाओ, इससे सीधा पता चल रहा है कि वो आज्ञा दे रहे हैं। जल्दी आ जाइएगा और किताब लेते आइएगा, इसमें प्रार्थना का या विनती का भाव है। तो ये भी हमारा किस में आएगा? आज्ञावाची वाक्यों में। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे मतलब वक्ता है
कोई भी है वक्ता, उसकी कोई इच्छा है, उसकी कामना है, कोई आशीर्वाद है किसी के लिए, तो वो सब हमारा किस में आता है? इच्छावाचक वाक्यों में। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, मतलब हमारी इच्छा है, हमारी कामना है ये कि आपकी यात्रा शुभ हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये भी किस में आएगा? हमारे इच्छा में आएगा, एक तरह से आशीर्वाद के रूप में आएगा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इसके बाद जो आता है वो आता है विस्मयवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अक्सर आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक, भय आदि के भाव व्यक्त करता है। मतलब कि वक्ता के द्वारा कभी आश्चर्य का, कभी घृणा का, कभी प्रेम का, कभी शोक का, ठीक है, ऐसे भाव जो व्यक्त होंगे वो हमारे किस में आएंगे? विस्मयवाची वाक्य में। अरे तुम आ गए, मतलब आश्चर्य का भाव, हाय ये सब कैसे हो गया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब एक तरह से दुख का, शोक का भाव कि ये सब कैसे हो गया। तो ये सब हमारे मतलब अर्थ, इनके अर्थ से हमें पता चल रहा है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं। इसके बाद अगला जो आता है हमारा वो है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें संभावना होती है, संदेह होता है कि ये काम हो भी सकता है और ना भी हो। तो ये वाक्य जो है मुख्य रूप से किस में आते हैं? भविष्य काल में, क्योंकि इनमें किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना का संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद मैं विदेश चली जाऊं, मतलब संदेह है कि जा भी सकते हैं और ना भी जाएं, और हो सकता है टिकट मिल जाए, मतलब मिल भी सकती है और ना भी मिले। मतलब जिन के अर्थ में संदेह हो तो वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? संदेहवाची वाक्य। अंत में जो हमारा आता है वो आता है संकेतवाची वाक्य। इसमें क्या है? जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम पर निर्भर हो, मतलब एक काम होगा लेकिन वो दूसरे काम पर निर्भर होगा, इसीलिए इन्हें संकेतवाची या शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में क्योंकि शर्त जुड़ी होती है इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो योजक का प्रयोग होता है, यदि, तो, अगर, तो अव्ययों से जुड़े मिश्र वाक्य होते हैं। और इसमें एक चीज जो ध्यान देने की है, इसमें सरल वाक्य नहीं मिलते। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें एक ही समापिका क्रिया होती है जो वाक्य को समाप्त करती है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी 7 भेद पढ़े हैं अर्थ के आधार पर, सब में हमें सरल वाक्य भी मिले हैं, लेकिन एक संकेतवाची वाक्य ऐसा है जिसमें सरल वाक्य नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इसमें दो योजक का प्रयोग होता है। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, मतलब पास होने के लिए शर्त क्या है? परिश्रम करना। ठीक है, अगर नौकरी मिल जाती तो बहन की शादी कर देता। बहन की शादी कर देता किससे? नौकरी मिलने पर। मतलब क्या है कि इस वाक्य का पूरा होना किस पर निर्भर है? इस पर। इसी तरह से अगर फर्स्ट वाला हम देखें तो पास होना किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर। तो इसमें जो है हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक कार्य का पूरा होना दूसरे पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम और कोई ले, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होने के लिए शर्त क्या है? बारिश का होना। तो ये हमारे किस में आते हैं? संकेतवाची वाक्य में। ठीक है, यहां पर हमारा अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो पूरा होता है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।